हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओम ए टू जेड सक्सेस। तो दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने कवर किया था हिंदी व्याकरण के पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें अगर आपने उन दोनों वीडियो को अगर ना देखा हो तो मैं यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन पे उन दोनों वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। आप लोग उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको संज्ञा से रिलेटेड उसकी परिभाषा और आने वाले विशेष व्याकरण से रिलेटेड ढेर सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड आपको ढेर सारी जानकारियाँ, ढेर सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं। और मैं हिंदी व्याकरण का पूरा चैप्टर इसमें क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, तो जो कि आपको अभी तक पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमारा उत्साह बढ़ाइएगा दोस्तों। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ डाउट लगती है तो ज़रूर अपने प्रश्न रखिएगा, अपने मत रखिएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई आपको परेशानी आ रही तो ज़रूर आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए इस वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है विकारी शब्द। तो आइए देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा यहाँ पे दी गई है दोस्तों, आप लोग ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आलोक एक व्यक्ति का नाम है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है, आप पुस्तक जानते हो। जोधपुर एक शहर का नाम है। दया, बचपन, मिठास, गरीबी आदि ये सब नाम हैं। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, तो जैसे दया एक भाव है और बचपन एक अवस्था है, मिठास एक गुण है, गरीबी एक दशा है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार हैं। संज्ञा के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, जो कि है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी है भाववाचक संज्ञा। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष क्या हो गया? जैसे अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, लोकेश आदि। वस्तु विशेष जैसे रामायण, ठीक है, रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन आदि। वस्तु की, क्योंकि ये वस्तु का नाम हमें बता रही हैं, ठीक है, वस्तु विशेष का नाम और उसकी कंपनी का नाम बता रही हैं। स्थान विशेष जैसे जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय आदि स्थान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, मनुष्य, लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा आदि। वस्तु पुस्तक जैसे है, पंखा है, मशीन है, दूध है, साबुन, चांदी आदि वस्तु हो गई। स्थान क्या हो गया? जैसे पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय आदि। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भाव अथवा अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, बचपन, सुंदरता। ठीक है, सुंदरता क्या बताती है हमें? भाव बताती है। बचपन क्या बताता है हमें? ठीक है, बचपन हमें बोध करवाता है, भाव बताता है कि बचपन था, फिर उसके बाद में युवावस्था आई, फिर उसके बाद में प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। ठीक है। विशेष कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी समुदायवाचक और उसके अलावा संज्ञा तथा दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा दो भेद और बताते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना, जैसे जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, ता प्रत्यय के मेल से मानव का मानवता बन जाएगा।
मित्र का मित्रता बन जाएगा, प्रभु का प्रभुता बन जाएगा, पशु का पशुता बन जाएगा। त्वा से पशु का पशुत्व हो जाएगा, मनुष्य का मनुष्यत्व हो जाएगा, कवि का कवित्व हो जाएगा, गुरु का गुरुत्व हो जाएगा, पन का लड़का का लड़कपन, बच्चा का बचपन, आ शब्द से जैसे कि शिशु का शैशव, गुरु का गौरव, विभु का वैभव, ठीक है। और ई का जैसे भक्त का भक्ति, और बड़ी ई का जैसे नौकर का नौकरी, चोर का चोरी, आपा का जैसे कि बुढ़ापा, बहन का बहनापा। ऐसे शब्द हमें बनाने हैं दोस्तों, और इनको बहुत ध्यान से हमें देखना है, इनके प्रारूप को। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? जैसे त्व, जैसे अपना का अपनत्व, निज का निजत्व, स्व का स्वत्व, पन का जैसे अपना का अपनापन, पराया का परायापन, कार का अहंकार, जैसे अहम का अहंकार हो गया, स्व का जैसे सर्व का सर्वस्व, जैसे स्व है स्व का सर्व का सर्वस्व हो जाएगा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जैसे आई से क्या बन जाएगा? जैसे साफ का सफाई, अच्छा का अच्छाई, बुरा का बुराई। आस में जैसे खट्टा का खटास, ठीक है। आस में जैसे खट्टा का खटास बन गया, मीठा का मिठास बन गया। ता में जैसे उदार का उदारता हो गया, वीर का वीरता हो गया, सरल का सरलता हो गया। या में मधुर का माधुर्य, सुंदर का सौंदर्य, स्वस्थ का स्वास्थ्य। पन का जैसे खट्टा का खट्टापन, पीला का पीलापन, गीला का जैसे यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया गीला, ठीक है, गीला का गीलापन, बराबर गीलापन हो जाएगा, आगे पन जोड़ देना है तो हो जाएगा आपका गीलापन, गीलापन, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप लोग समझते जाइए। अगर कहीं पे आपको दिक्कत होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और सुधार हम करेंगे इस चैप्टर में। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जैसे आ से खेलना, खेल से, ठीक है, खेल से खेलना बन गया, लूटना लूट से बन गया, जीतना जीत से बन गया। क्रिया से भाववाचक उसका उल्टा हो जाएगा, पहले भाववाचक से क्रिया बनी थी, अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन रही है। इसी तरह ई जैसे हंसना का हंसी से क्या बन गया? हंसना। आई का जैसे चढ़ाई से चढ़ना बन गया, पढ़ाई से पढ़ना बन गया, लिखाई से लिखना बन गया। दोस्तों इसको पढ़ने का भी बहुत अलग ही प्रारूप है, तो आप लोग इसको बहुत ही सीरियस लीजिएगा और अच्छे से ढंग से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग इसकी बारीकियों को, हिंदी व्याकरण की बारीकियों को आप लोग समझ सकें। जैसे आवट है, यहाँ पे आवट में जैसे बनावट का बनाना हो गया, थकावट का थकना हो गया, लिखावट का लिखना हो गया। आव में जैसे चुनाव का चुनना हो गया, जैसे अब आहट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, घबराहट का घबराना, गुनगुनाहट का गुनगुनाना, उड़ान का उड़ना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, जैसे देना का लेना, ठीक है, ना शब्द से बन रहे हैं, जैसे देन का लेन हो गया, खान का खाना हो गया, ठीक है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे ई भीतरी का भीतर हो जाएगा, ऊपरी का ऊपर हो जाएगा, दूरी का दूर हो जाएगा। सामीप्य का यहाँ पे या से बन रहा है, समीप हो जाएगा। एक का जैसे परस्पर का पारस्परिक हो जाएगा, व्यवहार का व्यवहारिक हो जाएगा। ता का जैसे निकट का निकटता, शीघ्र का शीघ्रता। सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम शब्द का अर्थ है कि सबका नाम, जैसे वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
जैसे कि गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय सब संज्ञाएं हैं, दूसरे शब्द में गुंजन के स्थान पर वह कह दिया गया, ठीक है, तथा विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुए हैं, अतः वह और वहाँ सब संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रकार क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, ठीक है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 पर आ रहा है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम सब जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि, ये सर्वनाम हो गए। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम सब जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि, ठीक है। और इससे नीचे आएगा 3rd नंबर पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे वह, से, वे, उन्हें, उसे, उसका, इसका आदि। निश्चयात्मक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे वह, से, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका आदि, ठीक है। निश्चयात्मक सर्वनाम कौन कौन से हैं? वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयात्मक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। वो आपकी घड़ी है, वाक्य में वो शब्द निश्चयात्मक सर्वनाम, इसी प्रकार यह मेरा घर है, यह शब्द जो है निश्चय करवा रहा है घर के बारे में। अनिश्चयात्मक सर्वनाम कौन से हैं? वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, जैसे कोई जा रहा है, इसमें निश्चित नहीं है कौन जा रहा है। वो कुछ खा रहा है, इसमें भी कुछ निश्चित नहीं है वो क्या खा रहा है, केला खा रहा है, गाजर खा रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है। इसी तरह प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न उभर कर सामने आए, प्रश्न का बोध हो, ठीक है, जैसे कौन गाना गा रही है, वो क्या लाया, ये किसकी पुस्तक है, ठीक है, या किसकी पुस्तक पढ़ी है आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो का वो, सो, जिसकी उसकी, ठीक है, जितना उतना हम लोग बोलते हैं प्राय करके। उदाहरण, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा आदि कहावतें भी हैं। निजवाचक सर्वनाम देखिए दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं? वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि अपना, आप, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। विशेषण क्या है? अब विशेषण की परिभाषा क्या है देखिएगा दोस्तों। विशेषण शब्द, विशेषण क्या होता है कि परिभाषा इसकी है, वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी। ये विशेषता बता रहे हैं कि आदमी क्या है, दुबला आदमी है, मोटा नहीं है, दुबला है। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं हमें इनसे उनकी विशेषता प्रकट होती है, उसी को हम विशेषण कहते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अतः विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण तो कहलाते ही हैं, वहीं पर विशेषण पर जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। उक्त उदाहरणों में आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि शब्द विशेष्य कहलाएंगे। प्रकार क्या होते हैं विशेषण? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, इसमें गुण को प्रकट करते हैं, किसी गुण की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक आदि, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण,
वे विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या क्रम या गणना बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है, उन्हें जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तथा दूसरे वे जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे निश्चित में क्या आएगा, जैसे निश्चित संख्यावाचक, गणनावाचक 1 2 3, क्रमवाचक जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। इसी तरह आवृत्तिवाचक दुगुना चौगुना, समुदायवाचक दोनों तीनों चारों, ऐसे हो गए, ठीक है। और अनिश्चय संख्यावाचक कुछ सर्वनाम हैं जैसे कि कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े आदि। परिणामवाचक विशेषण अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण जैसे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े। परिणामवाचक विशेषण जैसे वे। परिणामवाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद किए जा सकते हैं, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक जैसे 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे बहुत थोड़ा, बहुत कम, ठीक है, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब आदि। संकेतवाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, वो कौन गा रही है आदि, ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण जो किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, ठीक है, इस गेंद को मत फेंको। व्यक्तिवाचक विशेषण वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिए आदि, ठीक है। विशेष कत्व विद्वान एक और प्रकार विभागवाचक विशेषण का भी उल्लेख करते हैं, जैसे प्रत्येक, हर एक आदि। विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? मूलावस्था जिसमें किसी संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, जैसे रहीम अच्छा लड़का है। इसके बाद में आता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में जिसमें दो संज्ञा और सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे अशोक रहीम से अच्छा है, ठीक है। सीता मीरा से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है। इसमें श्रेष्ठतर का हमें ज्ञान होता है। उत्तमावस्था जिसमें दो से अधिक संज्ञा सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे अच्छा बुरा बतलाया जाता है, वहाँ उत्तमावस्था होती है। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है। अवस्था परिवर्तन मूलावस्था के शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाकर यह शब्द के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रमशः उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे उच्च का उच्चतर, उच्चतम, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरी अवस्था है। श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ कम श्रेष्ठतर यानी कि श्रेष्ठतर उससे ज़्यादा श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम मतलब सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ हो। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। इसी तरह ऊंचा से और भी अधिक ऊंचा, उस सबसे ऊंचा जो है तीसरे नंबर पर, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचा जो होगा उसको उत्तम अवस्था में रखेंगे। जो मध्यम स्तर में रहेगा उसको से अधिक ऊंचा बोलेंगे, जो उच्च स्तर पर रहेगा उसको ऊंचा बोलेंगे। विशेषण की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा वे शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण पद बन जाता है। संज्ञा से विशेषण बनना जैसे प्यार से प्यारा, समाज से सामाजिक, पुष्प से पुष्पित, ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। सर्वनाम से विशेषण जैसे ये ऐसा, जो जैसा, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, वो वैसा, कौन कैसा। क्रिया से विशेषण जैसे भागना से भगोड़ा, लड़का से लड़ाकू, लूटना से लुटेरा। अव्यय से विशेषण जैसे आगे से अगला, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी आदि। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की परिभाषा ये देख लेते हैं।
परिभाषा, वे शब्द, क्रिया की परिभाषा क्या है? वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया का पद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना। प्रकार कितने होते हैं? कर्म के आधार पर मुख्यतः क्रियाएं दो भेद किए जाते हैं क्रिया के, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, ठीक है, कुत्ता भौंकता है, अकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रिया कौन है? वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, भूपेंद्र दूध पी रहा है, ठीक है, नीतू खाना बना रही है आदि। एक कर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है, सीता गाना गा रही है। द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, राम दो कुत्तों को खाना खिला रहा है, इसका एक उदाहरण ये भी हो सकता है, कर्म कर रहा है ना, क्योंकि बाकी और उदाहरण भी हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र जाता है, ठीक है। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया आदि। प्रेरणार्थक क्रियाएं, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से किसी एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो उसे पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, ठीक है, जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। नाम धातु क्रिया, वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना आदि। कृदन क्रिया, वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने में बनते हैं उन्हें कृदन क्रिया कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलता, चलकर, लिख से लिखना, लिखता, लिखकर, कृदन क्रियाएं हैं। सजातीय क्रियाएं, वे क्रियाएं जहाँ कर्ता क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, ठीक है। सहायक क्रिया, किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है आदि। उक्त वाक्यों में हैं तथा दी है सहायक क्रियाएं हैं। काल के अनुसार क्रियाएं, जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं, ठीक है। इनमें तीन प्रकार की क्रिया होती है जिसको कि हम अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहते हैं। अब यहाँ पे नंबर 1 पे भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वो रूप जिसके द्वारा बीते समय में यानी भूतकाल में कार्य का संपन्न होने का बोध हो। जैसे सरोज गई। वर्तमान कालिक क्रिया, जो वर्तमान में हो रहा हो, जैसे कि कमला गाना गाती है, बिमला खाना बना रही है, अभी बना रही है ना, इसी समय में। तो भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का रूप जिसके द्वारा आने वाले समय का बोध हो, ठीक है, में कार्य के संपन्न होने का बोध हो आदि। जैसे नीलम कल जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा आदि। अविकारी या अव्यय शब्द किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण, वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। प्रकार क्रिया विशेषण शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जबकि कतिपय विद्वान इसके भेद निम्नानुसार करते हैं। जैसे कालबोधक क्रिया, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या
या करने के समय का बोध कराते हैं, जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्रायः, साय, अभी अभी, लगातार, अब आदि। ठीक है। और इसके अलावा हैं स्थान बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान पर या दिशा का बोध कराते हैं, जैसे ऊपर से नीचे, पास, दूर, इधर उधर। ठीक है। परिणाम बोधक क्रिया वे अव्यय जिनके द्वारा परिणाम, किसी परिणाम का बोध हो, जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बराबर, थोड़ा थोड़ा आदि। इसके अलावा आपका आता है रीतिबोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, जैसे धीरे धीरे। ठीक है। शायद, मानो। ठीक है। ऐसे, अचानक आदि। कारक बोधक क्रियाएं, क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं, जैसे इस तरह, अतः, किस प्रकार। इनको हम कारण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? वे अव्यय शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं। इसके जैसे अवश्य, बहुत अच्छा। इसके अलावा निषेध बोधक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निषेध को प्रकट करते हैं, जैसे न, मना करना, नहीं, मत। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के प्रश्न को प्रकट करते हैं, जैसे कहाँ, कब। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निश्चय को प्रकट करते हैं, जैसे वास्तव में, मुख्यतः। अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निश्चय को प्रकट करते हैं, जैसे शायद, संभवतः आदि। ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द कहते हैं। प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संयोजक और विभाजक। संयोजक क्या है? वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, फिर, यथा, यदि, पुनः आदि। विभाजक वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में भिन्नता, विभाजन का रूप प्रकट करते हैं, जैसे किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि आदि। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इनके प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है। संबंध बोधक अव्यय निम्नलिखित 10 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कालवाचक, पहले। इसके उदाहरण है पीछे, उपरांत, आगे। स्थानवाचक, सामने, भीतर, निकट। दिशावाचक, आसपास, और, पार, तरफ। समतावाचक, भांति, समान, तुल्य, योग्य। साधनवाचक, द्वारा, सहारे, माध्यम से, या किसी के सहारे, किसी ने किसी की मदद की, किसी के माध्यम से वो पढ़ाई में उच्चतम स्थान प्राप्त किया। ठीक है। विषयवाचक, जैसे विषय, भरोसे, बाबत, नाम। विरुद्धवाचक, जैसे विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे। वो राम के विरुद्ध खड़ा हुआ, रावण राम के विरुद्ध था। ठीक है। संज्ञावाचक, साथ, संग, सहचर। हेतुवाचक, जैसे कि सिवा, लिए, कारण, वास्ते। मैं राम के वास्ते यहाँ रह रहा हूँ। तुलनावाचक, जैसे किसी तुलना की जाए, जैसे रवि रेणु से आगे था। सामने, जैसे मैं आपके सामने खड़ा था आदि। विस्मयादिबोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। प्रकार उक्त भावों के आधार पर इनके कई भेद हैं। जैसे आश्चर्यबोधक, क्या करें, आश्चर्य का यहाँ पे बोध हो रहा है। ठीक है। सच में, ओह, अरे। शोक बोधक, जैसे उफ,
आह, शोक के समय हम बोलते हैं हे राम, राम राम। हर्षबोधक प्रसन्नता के समय वाह, बहुत अच्छा, धन्य, आहा। प्रशंसा बोधक जैसे शाबाश, वाह, अति सुंदर। क्रोध बोधक जैसे अरे चुप। भय बोधक जैसे हाय बाप रे, हम लोग बोलते नहीं हैं आम चाल की भाषा में दोस्तों, तो वही शब्द यहाँ पे बताए गए हैं। चेतावनी बोधक जैसे खबरदार, बच्चों सावधान। दोस्तों अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा हो इस टॉपिक में, तो आप लोग ज़रूर इसको देखते जाइएगा। टॉपिक थोड़ा से लॉन्ग है, लेकिन आप लोगों के बहुत ही काम आने वाला है। बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। आप लोग सरलतम से सरलतम भाषा में समझिएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। आप लोगों को ज़रूर ही हिंदी में इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर आप लोग को मज़ा आ रहा हो तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। और हमने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत की है, तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम और हर्षोल्लास के साथ आप लोगों को विस्तार से हिंदी व्याकरण का ज्ञान दे सकें। तो आइए आगे चलते हैं। घृणाबोधक यहाँ पे बताया गया, जैसे छी छी हम लोग करते हैं घृणा, नफ़रत के समय। धिक्कार है, ऐसे करते हैं। थू थू, कोई चीज़ हमें गंदी लगती है तो उसे हम थू थू को बोलते हैं। इच्छा बोधक जैसे काश, हाय, जब इच्छा हम व्यक्त करते हैं अपनी। संबोधन बोधक जैसे अजी, हे, अरे, सुनते हो, प्राय ये महिलाएं यूज़ करती हैं। अनुमोदन बोधक जैसे अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, अनुमोदन बोधक ठीक है। आशीर्वाद बोधक जैसे शाबाश, जीते रहो, खुश रहो। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। दोस्तों यहाँ से अभ्यास प्रश्न में भी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे वही सारी चीज़ें हमें दी गई हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते हैं। तो हमने आपको ऊपर सारा कुछ आपको अब बता दिया है। उनमें से आप लोग ज़रूर इन प्रश्नों को कीजिएगा और जहाँ पे आप अटकते हैं वहाँ पे हम मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हिंदी व्याकरण सीखने के इस क्रम को ज़रूर लगातार जारी रखिएगा, जिससे कि आपकी हिंदी में निखार आए। हिंदी में प्रश्न आपके जो भी हैं उनको आप सॉल्व कर सको और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सको एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ऊपर आई बटन में मैं अपने वीडियो दे रहा हूँ। जिन्होंने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे थे हिंदी व्याकरण के भाग 1 और भाग 2, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित ढेर सारी जानकारी प्राप्त हो सके और उसका आप लोग लाभ उठा सकें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी सीखने में सुविधा हासिल हो। दोस्तों आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।